पानी भिजवा देना बस मनीष, है ना? ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताएंगे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आज का दिनांक है 30th of August और देखते ही देखते बेटा अगस्त का महीना भी होने वाला है बिल्कुल समाप्त। वेरी गुड इवनिंग। आपकी चैट्स क्यों फ्रीज हो गई है? एक बारी मैं चेक करा लेती हूँ। आपकी चैट्स नहीं चल रही है। ओ माय गुडनेस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? आपको तो नजर आ रही हैं, लेकिन आपके चैट्स मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। तो मैं एक बारी बेटा चेक करा लेती हूँ। यार ये कमेंट्स नहीं चल रहे, फ्रीज हो गए हैं। बट आई थिंक बेटा तुम्हें मैं दिख भी रही हूं और सुनाई भी दे रही हूं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, अब सही है, ठीक है ना? चलिए, आप लोग का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का होने वाला है बेटा जी लेक्चर नंबर 3 और हम बहुत ही जोश और एनर्जी के साथ में शुरू करने वाले हैं। टॉपिक ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कल हमने बेटा कुछ पढ़ा था, तो एक बारी, हाँ, तो हम उसको एक बारी बेटा क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर बेटा हम आज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चंस पिछले जो टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन वाला और आइसोलेशन ऑफ जीन था उससे रिलेटेड 2, 4 क्वेश्चंस भी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है? यस एवरीबॉडी। तो अरे यार ये मनीष तू ये क्या लगा के गया? लाउड साउंड है यार। मैं बिल्कुल थोड़ा कम लाउड बोलूंगी। मेरे को तुम्हें पता है बेटा इतना गला दर्द करता है ना, क्या बताऊं। जिंदगी मेरी कब तक बेटा मुझे अलाउ करेगी, जिंदगी मतलब मेरा जो वॉइस बॉक्स है वो कब तक मुझे, यार ये हटा देना, कि कब तक मुझे ये अलाउ करेगा बेटा मेरा ये गला मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे नहीं पता है, क्योंकि गले में गले की बैंड बज जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और धीरे धीरे धीरे, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑनलाइन तब से लेके अब तक में तो मैं काफी धीरे हो गया है मेरी आवाज, ठीक है? बट कभी कभी ना एक्साइटमेंट और वो जोश में क्या होता है, होश खो बैठते हैं, है ना? तो वो आप लोगों की जो एनर्जी होती है वो वाली एनर्जी से हमें और ज्यादा एनर्जी आती है। बट इतनी एनर्जी बेटा अगर आएगी तो गला खराब हो जाएगा फिर मैम का तो पढ़ाना बेटा, ठीक है ना? चलिए शुरू करें फिर। यस एवरीवन, तो एक बारी बेटा हम क्विकली रिवाइज करते हैं पिछले टॉपिक को। हम प्यारे प्यारे छोटू से बेटा स्नेक्स के साथ रिवीजन करेंगे, हमारे प्यारे सपोलो के साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है? और धीरे धीरे, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूं बेटा, धीरे धीरे बेटा पढ़ाई जो है ना आपकी अब पेस पे आनी चाहिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी हर चैप्टर शुरू होता है फिर हर चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर आपके चैप्टर ही कितने बचे हैं, है ना? तो सिलेबस समाप्ति की तरफ आएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है ना? तो हमने कल की क्लास में बेटा पढ़ा था कि स्टेप्स होते हैं कुछ बायोटेक्नोलॉजी के। अच्छा, उससे पहले हमने हिस्ट्री भी पढ़ी थी बायोटेक्नोलॉजी की, है ना? तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया और कैसे बनाया। तो 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था बेटा बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने कैसे बनाया था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड निकाला और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ज्वाइन कर दी। यहां इस वाले प्लाज्मिड से मैंने क्या किया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल के बेटा अलग की और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ये वाला प्लाज्मिड भी मैंने कट किया और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। सो an antibiotic resistant gene was linked with the native plasmid of Salmonella typhimurium। हमने इस तरीके से बेटा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था और इसे होस्ट के अंदर डाला था, जो होस्ट था ई कोलाई, जिसके अंदर हमने इसे मेंटेन किया था। कुछ इस प्रकार से बेटा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था 1972 के अंदर। आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा। फिर मैंने तुमसे कहा था बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं और हम पूरे चैप्टर को एक्चुअल में इन्हीं स्टेप्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेटा? सबसे पहला स्टेप होता है
आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इतना गर्म नहीं चाहिए था, थोड़ा कम गर्म, है ना। गर्म पानी पी के बोलने से और गला खराब हो जाता है। हाँ, तो बेटा जी हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि यार हमें सबसे पहले तो यार ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे डीएनए कहां से चाहिए, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके डीएनए में छुपा हुआ है। तो मेरे को सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है और उस डीएनए को निकालना है। कल हमने इसके स्टेप्स को भी पढ़ा था, कितना आसान था बेटा। मेरे पास बहुत सारे सेल्स, मैंने प्लांट से निकालना है या किसी फंगस से निकालना है या किसी बैक्टीरिया से निकालना है। हम उन स्टेप्स को, तो मैं इस स्टेप को क्लियर ही कर देती हूं साथ के साथ। तो हमने उन सेल्स को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लिया, बफर सोल्यूशन में डाला और उसके साथ में हम कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं। डिपेंड करता है कि मैं कौन से सेल से अपना डीएनए निकालना चाह रही हूं। मैं प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूं कि मैं बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूं कि मैं फंगस से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूं। तो हम अकॉर्डिंगली उनके वॉल को तोड़ने के लिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो सेल के अंदर है, तो उसके वॉल को तोड़ने के लिए हम अकॉर्डिंगली उसके लिए एंजाइम्स यूज करते हैं। काइटिनेज फॉर फंगस, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम ऐसे आया हुआ है। तो मैंने क्या किया बेटा, अगर मैंने फंगस था तो काइटिनेज का इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया था तो लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया, और अगर आपका बेटा क्या था, प्लांट था, प्लांट सेल्स थे तो सेल्यूलेज का इस्तेमाल किया ताकि हम उसकी वॉल को तोड़ सके। जो आप वॉल को तोड़ के फिर बेटा कंटेंट बाहर निकालते हैं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ सैकराइड्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ आरएनए होंगे जिनसे आपको मतलब नहीं है। जो भी कंटेंट से आपको मतलब नहीं है आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, उसको तोड़ने के लिए उसके पर्टिकुलर, उसके रिलेटेड एंजाइम्स डाल दोगे, प्रोटीएजेस, आरएनएजेस, लाइपेजेस। लेकिन उस सॉल्यूशन में डीएनए अभी कहीं छुपा हुआ है। डीएनए तो बहुत सारा है लेकिन वो डीएनए कहीं छुपा हुआ है। तो उस सॉल्यूशन में से अगर तुम्हें सिर्फ डीएनए अपना अलग करके निकालना है तो तुम्हें उस सॉल्यूशन में लास्ट में डालना पड़ेगा चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेटिंग योर डीएनए आउट ऑफ द सॉल्यूशन। सो यू विल गेट योर कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आउट ऑफ द रिमेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जो तुम्हारे काम के नहीं है, बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल, एंड डीएनए विल प्रेसिपिटेट आउट। डीएनए प्रेसिपिटेट करके निकल जाएगा। इस टेक्निक को बोला जाता है स्पूलिंग, इसे स्पूलिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है ना। यस एवरीवन, तो आपका डीएनए आपको मिल गया। अब बेटा पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, आइसोलेट भी कर लिया अपना डीएनए। पर इतने सारे डीएनए से तो मैम मेरे को मतलब ही नहीं है, मुझे इतने सारे डीएनए से तो काम ही नहीं है। सपोज मुझे ये वाला फ्रैगमेंट चाहिए, तो मेरे को अपना फ्रैगमेंट चाहिए होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा मैम। उसे कट करेंगे किसकी मदद से बेटा, उसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हम एंडोन्यूक्लियेजेस को इस्तेमाल करते हैं। बेटा आप आज पढ़ोगे इन द बायोटेक्नोलॉजी में, आपको एंडो एक्सो सब कुछ पढ़ाऊंगी, और आज आपके बेसिक्स का भी बहुत सारा टेस्ट होगा कि आपको कितना याद है डीएनए के बारे में, है ना। तो हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं और फ्रैगमेंटेशन करते हैं अपने डीएनए की, वो सेकेंड स्टेप होता है। लेकिन जब आप फ्रैगमेंट्स बना देंगे तो उन फ्रैगमेंट्स में से मैम उस समुद्र में से अपना बूंद ढूंढ के हम कैसे निकालें, तो उन फ्रैगमेंट्स को फिर हम करते हैं सेपरेट। सेपरेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें अपना डिजायर्ड जो जीन है ना, वो डिजायर्ड जीन तुम्हें मिल जाए। उसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेक्निक जिसकी मदद से तुम अपने फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करने के बाद जो तुम्हारा डीएनए है तुम उसको निकाल के फिर उससे तुम फर्दर काम कर सकते हो। लेकिन तुम तो ठहरे सपोला आर्मी, तो बेटा इतने छोटे से फ्रैगमेंट से तुम्हारा बेटा काम नहीं बनेगा। तुम उसको क्या करोगे, ताकि सेफ साइड पे रह सको, मल्टीपल कॉपीज बनाओगे उसके, है ना। तो मल्टीपल कॉपीज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मशीन होती है, और मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में, जिससे जेरोक्स कर लेते हो बेसिकली, है ना। मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो अपने डीएनए की, और फिर तुम क्या कर सकते हो बेटा, उसे वेक्टर के साथ जोड़ सकते हो, लाइगेटिंग विद अ वेक्टर। फिर उसे होस्ट के अंदर डालोगे, ट्रांसफर इनटू द होस्ट, और फिर तुम होस्ट को लार्ज अमाउंट में कल्चर करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा होस्ट डिवाइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में प्रोडक्ट मिल सके। तो बायोरिएक्टर्स में कल्चर करते हो, और फिर बेटा तुम अपने कल्चर करने के बाद उसमें से अपने प्रोडक्ट को निकाल लेते हो, जिसे बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट को निकाल लेना, प्यूरिफाई करना, और फिर बेचना भी तो है ना बेटा, तभी तो
है ना, पापी पेट का सवाल है। तो ये पूरे स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हमने सीक्वेंस में पढ़ना था। पहला स्टेप हम पढ़ चुके थे, दूसरा स्टेप हम शुरू कर चुके थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो साल 1963 में बेटा हमने क्या किया था, 1963 ही बोलेंगे, 1963 इज करेक्ट। 1963 में बेटा दो एंजाइम्स पाए गए कुछ खास ई कोलाई के अंदर, जिनको बैक्टीरियोफाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बैक्टीरियोफाज उनको प्रॉब्लम नहीं दे पा रहा था। ऐसा आइडेंटिफाई किया गया कि भाई इन ई कोलाई को इस बैक्टीरियोफाज से दिक्कत क्यों नहीं हो रही है, बैक्टीरियोफाज से तो दिक्कत होनी चाहिए, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज से दिक्कत नहीं होगी तो तुमसे दिक्कत होगी, तुमसे भी होगी बेटा, तुम उस बेचारे को यूज करोगे अभी होस्ट के जैसे। तो आप देखते हो कुछ ई कोलाई की पॉपुलेशन के अंदर खास करके तुम देखते हो कि यार दो एंजाइम्स है, एक जो कि बैक्टीरियोफाज की बैंड बजा देगा, बैक्टीरियोफाज जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा ये उसके टुकड़े 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 कर देता है और उसको अपने आप को डैमेज नहीं करने देता, उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस टाइप था, मैं आपको बताऊंगी एंडो और एक्सो क्या होता है। तो तुमने एक पहला एंजाइम डिस्कवर किया, दैट वाज बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन द ई कोलाई, एंड सेकंड जो एंजाइम था वो इस बेचारे को, इस ई कोलाई के अपने खुद के डीएनए को बचा रहा था, क्योंकि इसका खुद का डीएनए बेटा, इसका खुद का डीएनए कहीं उस पर ना ये एंजाइम अटैक कर दे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अपने डीएनए को कैसे बचा सकता है, अपने डीएनए को बचा सकता है बाय डीएनए मिथाइलेज। दूसरा एंजाइम जो मिला था दैट वाज डीएनए मिथाइलेज दैट एडेड मिथाइल ग्रुप, यस दैट एडेड मिथाइल ग्रुप टू द ओन डीएनए, ताकि अपने खुद के डीएनए की क्या कर सके बेटा, प्रोटेक्शन कर सके। डीएनए मिथाइलेज एंड एंडोन्यूक्लियेज वर डिस्कवर्ड लाइक दिस इन द ई कोलाई। बोलो यस एवरीबॉडी, रिवाइज हो गया सारे बच्चों को। मुझे लगता है ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इस वैसे तो सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, आपको क्लास में साथ के साथ लर्न करना चाहिए बेटा। ये एटीट्यूड लेके क्लास में बैठा करो कि क्लास में साथ के साथ लर्न करते हैं, ऐसा नहीं है अभी पढ़ लेते हैं और इधर उधर ध्यान भटकता रहता है तुम्हारा, तो तुम्हें लर्न नहीं होगा कभी भी। मैं बार बार कहती हूं 70-80% तो क्लास में लर्न हो जाना चाहिए, इतनी बार रिवाइज होता है बेटा तुम्हारी क्लासेस में, रिवीजन, एनसीईआरटी, फिर अगली क्लास में रिवीजन। तो ये एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन बेटा एग्जाम्पल है जो बेटा आपके फिजिक्स वाला में आप देख रहे हो बेटा, समोसे का ठेला एक बच्चा लगाता था, उसका सिलेक्शन, आई होप आपने स्टोरी देखी होगी, है ना। तो वो होते हैं रियल स्ट्रगल। आप तो बेटा पंखे के नीचे, छत के नीचे बैठ के तैयारी कर रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे भी बहुत बड़े स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो बेटा कंपेयर करने जाओगे तो आपका स्ट्रगल किसी से ज्यादा होगा, किसी से कम होगा। कंपैरिजन अगर करने जाओगे आप कभी जीवन में, पैसा कंपेयर करोगे, कभी किसी से ज्यादा होगा, कभी किसी से कम होगा। कंपैरिजन करने पर तो बेटा हर चीज किसी से ज्यादा किसी से कम हो सकती है ना। लेकिन आपके बेटा इस कंपैरिजन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी और आपकी बाकी सारी चीजें तो आपके ऊपर निर्भर करती है। आपके रोने धोने से कोई आपको बेटा वहां से अगर उठा के कहीं ऊपर पहुंचा दे, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दे, तो खूब रो, मिलके रो, मैं भी रोती हूं तुम्हारे साथ मिलके, है ना। तो उससे तो बेटा तुम्हारा कोई फायदा तो नहीं होने वाला, तुम जहां हो वहीं रहोगे। अपने आप को उस जगह से निकाल के बेटा बेहतर जगह पे लेके जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी ही नहीं बल्कि अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बनोगे और उनको भी एक मोटिवेशन तुमसे मिलेगी, और कहीं ना कहीं तुम अपने आप को तो अपलिफ्ट करते ही हो और अपनी फैमिली को भी अपलिफ्ट करते हो बेटा। तो ये चीज हमेशा सोच के चलना कि अगर तुम अपलिफ्ट होते हो ना बेटा, तो तुम अपने पूरे परिवार को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करोगे। तो वैसे ही व्यक्ति बनना है। और इस ज्ञान की बात के साथ में बेटा शुरू करने जा रहे हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, यस एवरीबॉडी, चलिए 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 शुरू करते हैं बेटा। आपने वो दो एंजाइम्स के नाम तो लिख ही लिए थे बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की डिस्कवरी, और आपने लिख लिया था डीएनए मिथाइलेज जो पाया गया था। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जरा समझते हैं। हेडिंग डालिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, थोड़ा सा ना इसके बारे में 1 by 1 समझते जाते हैं।
और ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाते हैं क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, restriction enzymes. So these enzymes belong to class nucleases. Belong to, यार एक तो बोर्ड को बेटा मौत आ रही है, a category of enzymes called nucleases. ये न्यूक्लिएजेस कहलाते हैं बेटा, न्यूक्लिएजेस। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये क्या कहलाते हैं बेटा? दे आर नोन एज न्यूक्लिएजेस। ये न्यूक्लिएजेस क्यों कहलाते हैं? ये न्यूक्लिएजेस इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। जो एंजाइम लिपिड को तोड़े वो लाइपेज, जो प्रोटीन को तोड़े वो प्रोटीएज, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़े वो न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है। ये न्यूक्लियस इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज इट कट्स या ब्रेक्स न्यूक्लिक एसिड। किसको तोड़ा इन्होंने बेटा? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा, इसलिए ये न्यूक्लिएजेस कहलाते हैं। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बेटा न्यूक्लिएजेस की वर्किंग बताऊं कि डिटेल में एक्सोन्यूक्लिएजेस कैसे वर्क करते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस कैसे वर्क करते हैं, इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताऊं, मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक्स भी बताना चाहती हूं और थोड़े बहुत बेसिक्स चेक करना चाहती हूं, क्योंकि अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, है ना? एग्जैक्टली कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं, तभी आप इसकी वर्किंग को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर नीट 2025। नीट 2025 के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो जब आप न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने की बात करते हैं तो थोड़ा सा बेटा क्या मुझे याद दिलाएंगे? मैं ऐसे करके ना हेडिंग डालती हूँ बेसिक्स, और आपको इसे नोट करना है, टाइम पास नहीं करना है बैठे बैठे। अरे भाई एक तो ये बोर्ड यार, थोड़े से ना बेटा इस टॉपिक के बेसिक्स को ना हम समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है बेटा? एक न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है बेटा, जल्दी बताओ। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, क्या बेटा इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? ये बात सबको पता है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। याद आ रहा है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अगर मैं इसमें से फॉस्फेट हटा दूं तो वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोल रही हूं इसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो क्या बेटा मैं इसे इस तरीके से, मैं सिर्फ इसको एक लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहती हूं कि मैं इस तरीके से कह सकती हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो कि न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से। आपने पॉलीमर बोला ना, पॉलीमर का मतलब है इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। पॉलीमर है तो इस प्रकार से बेटा ये न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़े हुए हैं, है ना? जुड़े हैं, यस यस एवरीवन, है ना? और बेटा जैसे अगर मैं अपने डीएनए की बात करूं तो हमारे पास, अगर मैं अपने डीएनए की बात करूं तो डबल स्ट्रैंडेड, ऑफ कोर्स हेलिकल होता है, लेकिन आपस में तो हेलिक्स नहीं होता है। ये कई सारे बच्चों को गलत पता है, अभी नहीं पता होगा, और मैंने तो ये पढ़ाया भी था आप लोगों को। थोड़ा समझो कि ये मैंने अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया, है ना? अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया, और ये मैंने न्यूक्लिक क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड्स को दिखाया हुआ है डॉट से। तो आप अपने चेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आप अपने चेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप हमेशा 5 प्राइम से शुरू करते हैं और 3 प्राइम पे एंड करते हैं, और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसमें 5 प्राइम से शुरू करते हो, अपोजिट एंटी पैरेलल,
एंड 3 प्राइम पे एंड करते हो, किसी को कोई दुख दर्द समस्या, ये क्या है, एक एक बॉल एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों से बना है। इसमें होगा आपका नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पाइरिमिडीन्स, इसमें होगा आपके पास शुगर, इसमें होगा आपके पास फॉस्फेट। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? जिस स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डायरेक्शन में है, दूसरे वाले की 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एंटी पैरेलल। नहीं, कभी भी ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं लिखना चाहिए, इट्स अ रॉन्ग 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 रिप्रेजेंटेशन। 3 से 5 जो भी लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। 3 से 5 कभी स्ट्रैंड जाता ही नहीं है। स्ट्रैंड में जब भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो वो हमेशा 3 प्राइम पर ऐड होता है, तो 5 से ही शुरुआत करोगे और 3 पे एंड करोगे, कभी 3 से 5 मत बोलो। यहां तक बेटा कोई दुखदर्द समस्या नहीं है, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी आप सबको पता है। इनके बीच में क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी आपको पता है कि नहीं, ये भी आपको पता है कि नहीं। और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, उसी की मदद से तुमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया, उसकी मदद से तुमने बेटा ये न्यूक्लिक एसिड के चेन को बनाया। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड भी तो आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों स्ट्रैंड अलग थोड़ी हैं। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में भी तो बेटा बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर तुम एक पर्टिकुलर एक सिंगल बेटा, एक सिंगल किसको देखो, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को देखो, तो एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना था, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट यहां पे भी है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट यहां पे भी है। इन दोनों के जो नाइट्रोजनस बेसेस है ना, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हें दिख रहे हैं, इनके जो इन न्यूक्लियोटाइड्स में जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इसका नाइट्रोजनस बेस इसके नाइट्रोजनस बेस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका नाइट्रोजनस बेस इसके नाइट्रोजनस बेस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो किसी को कोई समस्या? और ये भी आपको पता है, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पाइरिमिडीन एंड हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड विद बेटा, एडेनिन डबल बॉन्ड विद थाइमीन, गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद साइटोसिन। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? यस। अब हम बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, कि यार न्यूक्लिएजेस जो होते हैं वो मैम 2 कैटेगरी के होते हैं, एक कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस, एक कहलाते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। पहले हम एक्सो और एंडो का मतलब समझेंगे, हमें फिर एंडोन्यूक्लिएजेस को डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एंडोन्यूक्लिएजेस के बारे में बताया है डिटेल में। और एंडोन्यूक्लिएजेस वो न्यूक्लिएजेस होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं बेटा, तो हमें एंडो को डिटेल में डिस्कस करना है, तो फिर हम डिटेल में बेटा उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार। अब मैं आपको बेटा नॉर्मल पोर्ट्रेट में करना, आपको लैंडस्केप में करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि मैम ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे ये 2 प्रकार के हैं, है तो न्यूक्लिएजेस, मतलब कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स को ही कट करेंगे, लेकिन एक होते हैं जो कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लिएज और एक कहलाते हैं मैम जो कहलाते हैं एंडोन्यूक्लिएज। सो वन इज एक्सोन्यूक्लिएजेस, नंबर 1 category of enzyme, and number 2 category of beta restriction enzyme, the nucleases, is number 2 endonucleases, restriction endonucleases and restriction exonucleases। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, हाफ पेज में बिल्कुल हो जाएगा बेटा, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। ओके, नाउ जब आप एक्सोन्यूक्लिएजेस की बात कर रहे हैं तो जैसा नाम है वैसा ही सजेस्ट कर रहा है एक्सो। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटेगा, बट इसके बारे में हम लिखेंगे इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स, इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द स्ट्रैंड, फ्रॉम द
ends of the strand. डीएनए स्ट्रैंड के एंड में से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना, और यहां पे आप देखो, इसको तो डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको. इट रिमूव्स और कट्स, आप लिखो कट्स दी स्ट्रैंड्स फ्रॉम दी सेंटर, फ्रॉम दी सेंटर और विद इन. एंडो का मतलब विद इन. एक डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं, एक डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं. समझो, ये स्ट्रैंड है, अभी अभी हमने बनाया था, और ये न्यूक्लियोटाइड्स है, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं बेटा आपके. फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जब आप बेटा किसकी बात करते हैं, जब आप बात करते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस, तो एक्सोन्यूक्लिएजेस किसी भी स्ट्रैंड में हमेशा एंड से कट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे. यहां कट करेंगे और इस बेटा इसको बाहर निकाल देंगे. समझ रहे हो, इस वाले एंड के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देंगे. ये कभी भी स्ट्रैंड में सेंटर में से कट नहीं लगाते. एंडोन्यूक्लिएजेस ऐसे होते हैं बेटा जो सेंटर में से कट लगाते हैं. ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएजेस कभी भी सेंटर में से कट नहीं लगाते, हमेशा रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को बाय बेटा कटिंग और रिमूविंग द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स. हमेशा एंड से कट करते हैं. लेकिन अगर आप एंडोन्यूक्लिएजेस देखोगे ना बेटा, तो एंडोन्यूक्लिएजेस वो होते हैं जो कभी भी आप देखोगे अपने स्ट्रैंड को. अब मैं ना बेटा स्ट्रैंड इसको तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो ये यहां पे ना, अब मैं आपको बताती हूं. जैसे ये मैंने न्यूक्लियोटाइड दिखाए हुए हैं, इसको मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि यहां पे 2 प्रकार से कट लग सकता है, सेंटर में से भी. तो ये तो बस एक छोटा सा डेफिनेशन यहां पे बताने वाली हूं, पर अभी मैं डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगी. जैसे आपको दिख रहा है बेटा, ये हमेशा स्ट्रैंड में सेंटर में कट लगाते हैं बेटा. ऑलवेज कट इन दी सेंटर फ्रॉम विद इन. ये एंड में से कट नहीं निकाल रहे बेटा, ये कहां से कट लगा रहे हैं बेटा, सेंटर में से कट लगा रहे हैं. ठीक है ना, ये हमेशा कट कहां से लगा रहे हैं बेटा, सेंटर. इनफैक्ट इसके बारे में तो मैं बताऊंगी भी कि इतनी आसानी से बेटा ये कट नहीं लगाते कि एंडोन्यूक्लिएजेस को यूज किया तो उन्होंने सेंटर में से कट लगा दिया. क्या हमेशा ऐसा ही कट लगाएंगे? नहीं, इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगी. ठीक है, पर ये याद रखो कि अगर एक्सोन्यूक्लिएज है ना, तो वो डीएनए की जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट में जो न्यूक्लियोटाइड है उस पर कट लगा के उसे निकालता है, अलग करता है. पर जो एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं वो एंड से कभी कट नहीं लगाते. वो डीएनए की कोई भी स्ट्रैंड है ना, उसको सेंटर में से कट लगाते हैं. इनफैक्ट एंडोन्यूक्लिएजेस जब कट लगाते हैं तो 2 तरीके से कट लगाते हैं. एक स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगी. मैंने अभी बताया नहीं है, ये तो मैंने ब्रीफली तुम्हें समझा दिया कि एक्सो का मतलब एंड से कट लगाना, एंडो का मतलब सेंटर से कट लगाना. सिंपल एक बात मैंने समझाई है, पर इसको डिटेल में पढ़ना है कि ये कौन से सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे कट लगाता है, कट लगाने के बाद डीएनए की स्ट्रैंड कैसी दिखती है. ठीक है, और एक बात बताओ बेटा, चाहे एंडोन्यूक्लिएज हो चाहे एक्सोन्यूक्लिएज हो, ये कट लगा के कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा है? मैं 1-2 पॉइंट्स नोट में अभी लिखवाऊं अगर आपको. ये जो कट लगा रहे हैं ये कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा है? तुम डायग्राम से भी तो देख के बता सकते हो कि न्यूक्लिएजेस जो होते हैं ये हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं. बोलो हाँ या ना. न्यूक्लियस ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. क्या डायग्राम में दिख रहा है कि ये हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही तो होता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में. अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना है या कट करना है उनके बीच में, डीएनए की स्ट्रैंड में कट लगाना है, तो मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तो तोड़ूंगी. बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड.
है ना। तो मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तोड़ूंगी, चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, तोड़ तो हम हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही रहे हैं, राइट राइट। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तो तोड़ रहे हैं। बहुत शानदार बेटा। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, एक जनरल बात, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ना बेटा, वो हमेशा प्रोकैरियोट्स से ही ऑब्टेन होते हैं। दे आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम यूकैरियोट्स। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप इन्हें प्रोकैरियोट से निकालते हैं। और आज तक का, अभी तक का जो डेटा एनसीईआरटी में, अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि टिल डेट वी हैव बेटा हमारे पास आज तक वी हैव डिस्कवर्ड और आइसोलेटेड वर्ड, मैं एक बार चेक कर लूंगी जो एग्जैक्ट वर्ड दिया होगा, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब तक हमें मिल चुके हैं, एंड दे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये डेटा है कि आज तक हम लोगों के पास ओवर 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जिनको हम लोगों ने कितने स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाला है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इसको एक बारी बेटा पॉइंट में नोट कर लेते हैं कि एक तो इसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा, दूसरी बात बेटा हम लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। और फिर हम देखते हैं दैट till date we have approx 900 restriction enzymes, 900 restriction enzymes obtained from मोर देन दिया हुआ है क्या? अरे बेटा किसी एक पर्टिकुलर, सपोज कोई एक बैक्टीरिया, उसके अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स हो सकते हैं ना बेटा। ये तो तुमने कहीं ना कहीं आई थिंक जूनियर क्लासेस में या बॉटनी में भी पढ़ा होगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई, रफ स्ट्रेन होता है, स्मूथ स्ट्रेन होता है उसकी सरफेस, तो वो स्ट्रेन्स होते हैं ना बेटा। मोर देन 900 दिया हुआ है ना, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 900। वी हैव मोर देन 900 restriction enzymes obtained from approx 230 strains of bacteria. अब हम ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग देखेंगे। जैसे जब आप पैदा हुए थे तो आपका भी बेटा नामकरण हुआ होगा, है ना, है ना, आपका भी नामकरण हुआ होगा। हाँ ये डीपीपी में था। हाँ एक्चुअली कल हमने बेटा इसे कंप्लीट नहीं किया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल रही थी बेटा कि जैसे आप पैदा हुए फिर आपका नामकरण हुआ होगा, इसकी पूरी एक सेरेमनी होती है ना तुम लोगों के नामकरण की, फिर नाम रखा जाता है। वैसे ही बेटा जैसे आपका नाम रखा गया तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का भी नामकरण होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कहां से आइसोलेट किया गया, कहां से निकाला गया और कौन से स्ट्रेन से निकाला गया, है ना, कौन सी स्पीशीज से निकाला गया, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कहां से हमने निकाला है उसकी नेमिंग होती है। अब आपको क्या दुनिया भर जितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है सबका नामकरण देखना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। आपको बेसिक सिर्फ देखना है कि नेमिंग कैसे होती है। एक एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है बेटा, इको R1। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी नेमिंग को बेटा समझेंगे, ठीक है। डन तो हम आप क्या देखने जा रहे हैं? नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, इनकी नाम जो रखी गई है बेटा वो कैसे रखी गई है, इनके नाम, उसको जरा एक बारी हम देखते हैं, ठीक है। यस चलो, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नेमिंग, और बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट।
इधर उधर की कोई बकवास नहीं की जाती बेटा, एकदम सीधा सवाल आता है। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो एनसीईआरटी ने कई दफा यूज किया है। ई को R1, ये बहुत बार यूज होगा। और इसी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे अब मैं जब आपको वर्किंग ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस समझाऊंगी तो उसमें एनसीईआरटी ने कितना बड़ा बेटा डायग्राम दिया हुआ है। नीट में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हुए हैं और इसी की वर्किंग समझाई हुई है। इको R1 की वर्किंग समझाई हुई है, इको R1 की वर्किंग समझाई हुई है। तो इसीलिए हम इसी से नाम समझते हैं। अब इसमें क्या है, जो सबसे पहला लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है फर्स्ट लेटर ई है, तो फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। जिस भी बैक्टीरिया से, जिस भी प्रोकैरियोट से आपने इसे ऑब्टेन किया है, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स द जीनस, कैपिटल में लिखा है और कैपिटल में ही होता है, रिप्रेजेंट्स जीनस। यहां पे जीनस क्या है, एस्केरिशिया। एस्केरिशिया कोलाई। तो ई से आया इको R1 का पहला लेटर ई। समझ गए? ठीक है, यस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टू लेटर्स, दी नेक्स्ट टू लेटर्स जो तुम्हें दिख रहे हैं, नेक्स्ट टू लेटर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। कि कौन सी स्पीशीज से आपने इसे ऑब्टेन किया है, इसके केस में कोलाई। तो नेक्स्ट टू लेटर जो स्मॉल में लिखे हैं बेटा, वो इसके स्पीशीज के नाम से आए। यस। अब बेटा जरूरी नहीं है कि ये जो आपको थर्ड लेटर दिख रहा है, थर्ड, ये दोनों तो एक साथ हो गए ना, नेक्स्ट टू लेटर, ये जो आपको लेटर दिख रहा है जरूरी नहीं है कि ये हर किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मेंशन्ड हो। अगर किसी भी प्रोकैरियोट, किसी भी बैक्टीरिया से जिससे आपने ऑब्टेन किया है, अगर उस स्पीशीज के स्ट्रेन्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये वाला लेटर आपको मिलेगा, अदरवाइज ये वाला लेटर आपको नहीं मिलेगा। अगर ये वाला लेटर आपको दिख रहा है स्पीशीज के बाद, तो बेटा दिस लेटर रिप्रेजेंट्स कि कौन से स्ट्रेन से आपने इसे ऑब्टेन किया। अगर स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है तो फिर ये होगा, अगर स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बेटा ये नहीं होगा। जैसे यहां पर स्ट्रेन जो है उसको लिखा जाता है RY13, एस्केरिशिया कोलाई 13 करके दिया हुआ है। तो ये जो है ना बेटा R, ये R आया, रफ स्ट्रेन एक्चुअली, RY रफ स्ट्रेन। ठीक है, रफ स्ट्रेन। और जो रोमन नंबर दिया होता है, रोमन नंबर, दिस रोमन नंबर इंडिकेट्स, दिस रोमन नंबर इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। डायरेक्ट सवाल आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई भी चीज यहां पे घुमा घुमा के नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी आपने किस ऑर्डर में उसे आइसोलेट किया है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में से, उस पर्टिकुलर स्ट्रेन में से आपने जिस ऑर्डर में उसको आइसोलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ जाता है, उसका ये रोमन नंबर पड़ जाता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, यस एवरीबॉडी, नेमिंग आपको समझ में आई। तो इको R1 की तो पूरी वर्किंग दी हुई है, मैं इको R1 की वर्किंग आपको समझाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको नेमिंग बताई है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेटा नेमिंग बताई है। ठीक है,
डन डनाडन डन कर लिया तो एक थम्स अप दे दो बेटा, डन डनाडन डन कर लिया तो एक थम्स अप दे दो। यस एवरीवन, वहीं पर रख दीजिए भैया। ठीक है, डन। अब देखो बेटा, इको R1 की तो वर्किंग हम पूरी देखेंगे ही। एनसीईआरटी कहती है हाइंड 2, एक नोट डाल के लिखेंगे, हाइंड 2 इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको आइसोलेट और कैरेक्टराइज 5 साल बाद किया गया था। उसके बारे में एक नोट डाल के लिखो क्योंकि पूछा जाएगा। मैं यहीं पे साइड में लिखती हूं, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पाया गया, जो खोजा गया, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एवर, first restriction enzyme was hind 2। इसका भी नाम ना अभी मैं तुम्हें समझा दूंगी कि इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। hind 2 which was isolated and characterized 5 years later, and characterized 5 years later। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एवर was hind 2। hind 2 का भी नाम थोड़ा सा यहीं पे देख लो, HIND2 है ना। H stands for बेटा hemophilus, the name of the genus hemophilus, H for hemophilus, IN next 2 letters stands for the species influenzae, डी जो है ना स्ट्रेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्ट्रेन। वैसे RD स्ट्रेन होती है, डी। एंड बेटा ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब देखो बेटा, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे है अगर इसका नाम 2 लिखा हुआ है। और कई बच्चे भी पूछ भी रहे हैं कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको ये क्लैरिटी दे देती हूं कि मैम अगर हाइंड 2 है तो ये पहला एंजाइम कैसे है, फिर तो हाइंड 1 होना चाहिए था, है ना। हाँ, क्वेश्चन आ भी रहा है आपके दिमाग में, है ना। तो आपको मैं ये थोड़ा सा समझा देती हूं। वैसे तो इसकी बहुत कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन एंड डिस्कवरी और आइसोलेशन में फर्क है। आपने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर पहली बार डिस्कवर कर लिया, देख लिया, दैट वाज हाइंड 2। दिस वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाउंड टू बी डिस्कवर्ड, कि पता चल गया कि अच्छा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर ये वाला एंजाइम है। पर उसको उसमें से निकाल के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये वाली रिकॉग्निशन साइट को कट करेगा, ये डीएनए में यहां कट लगाता है, उसको करने में 5 साल लगे। सो इट वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years later। पर ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया था, जो पाया गया था। डिस्कवरी में और डिस्कवर करके उसको उसमें से निकालने में फर्क है। समझ गए? यस एवरीवन, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सो एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये पाया तो गया था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअल में डिस्कवर हो गया था, पता चल गया था कि भैया वहां पे है। आपको मेरी बात समझ में आई? इट वॉज आइसोलेटेड, उसको उसमें से निकाला और उसकी कैरेक्टराइजेशन की, उसकी प्रॉपर्टीज बताई कि ये ऐसा दिखता है,
ये यहां पे कट लगाएगा। इसकी रिकॉग्निशन साइज 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी मैं बताऊंगी कि हाइंड टू 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। बट अभी मेरे को तुम्हें धीरे धीरे बताना पड़ेगा कि कट कैसे लगता है, क्या रिकॉग्निशन साइट होती है, धीरे धीरे समझाऊंगी। इसकी रिकॉग्निशन साइट 6 बेस पेयर लॉन्ग की होती है, अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले आप मुझे ये बता दो, ठीक है, दैट इज द स्ट्रेन टाइप RY13। ठीक है, थम्स अप दे दो, यस एवरीवन, समझ में आ गया? यस एवरीवन। अब मैं आपको बताती हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं, वर्किंग ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस, ये भी एक एंडोन्यूक्लियेज है। इको R1 के बारे में भी मैं बताऊंगी। हाइंड टू भी जब बेटा कट करेगा तो कैसे स्ट्रैंड को कट करेगा भी मैं बताऊंगी। तो मैं अभी आपको वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस समझा रही हूं कि ये सेंटर में से कट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि मुझे कहां कट लगाना है। अपने मन से थोड़ी कट लगा देंगे बेटा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट लगाओ। मेरी बात समझना, भले ही टॉपिक ज्यादा ना पढ़ो पर कंसेप्ट समझते हुए जाओ, बिल्कुल बेसिक से। जैसे तुम्हारा डीएनए है, अब तुम्हारे डीएनए में उस पार्ट को कट करना है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से एंजाइम से कट लगाऊं यार? इको R1 से कट कराऊं, हाइंड 2 से कट कराऊं, PVU1 से कराऊं, PST1 से कराऊं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा एंजाइम एग्जैक्टली मेरा जो डीएनए है उसको स्ट्रैंड में से कट करके निकाल सकता है? समझ रहे हो? यस। तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करना है? उसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कौन से एंजाइम किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को कट कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। समझ गए? यस। चलो बेटा, स्ट्रेन्स को अगर डिटेल में पढ़ाना होता तो मैं डिटेल में पढ़ाती ना, तो जिसको जितना बताया है उसकी रिक्वायरमेंट उतनी है। ठीक है ना, दैट इज द स्ट्रेन टाइप। उस स्ट्रेन को डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, अब वापस आओ। स्पैम अगर तुम्हारा खत्म हो गया है, जितने बच्चे इतना टाइप करते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, जो इतना टाइप करते हैं कॉन्स्टेंटली। आप फोकस कर ही नहीं सकते। मैं तो मानती ही नहीं हूं कि अगर आप इतना कॉन्स्टेंटली टाइप कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो आओ। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर हमारा टेंशन हटता है तो हमारा टेंशन हट जाता है। ठीक है ना, चलो आओ यहां पे देखते हैं। अच्छा, वर्किंग अभी देखनी है ना हमें, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, देखो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होती है, जो स्ट्रैंड को कट लगाती हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कुछ सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करती है पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स में, एंड दे रिकॉग्नाइज अराउंड 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस। आपका डीएनए तो बहुत लंबा है बेटा, उस डीएनए में अराउंड 4 से लेके 8 लॉन्ग सीक्वेंसेस को ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिकॉग्नाइज करती है, जिन्हें पैलिंड्रोम कहा जाता है, जिन्हें पैलिंड्रोम कहा जाता है। देखो, तो मैं यहां पे लिखती हूं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखती जाती हूं। पहले मैं लिख रही हूं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होता क्या है? जैसे अगर किसी वर्ड को मैं पैलिंड्रोम बोल रही हूं, पैलिंड्रोम बोलो या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलो, पैलिंड्रोम बोलो या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलो। जैसे किसी शब्द को अगर मैं पैलिंड्रोम कह रही हूं, अगर किसी वर्ड को मुझे पैलिंड्रोम कहना है, जैसे एक पैलिंड्रोम का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मलयालम। तुम्हें भी बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे, मलयालम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे जिनको बेटा तुम, जिनको तुम यहां से रीड करो या यहां से रीड करो,
एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। जैसे नमन, जैसे मैडम, बिल्कुल सही, मैडम भी एक बहुत ही करेक्ट वर्ड है, मैडम। आप किसी भी डायरेक्शन में इसे रीड करो, चाहे यहां से चाहे यहां से, वो एक ही जैसा रीड करेगा। ऐसे कोई भी वर्ड जो होते हैं बेटा वो पैलिंड्रोम होते हैं। मॉम, MOM, नयन, NYAN, नमन, बहुत सारे एग्जाम्पल। बस 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 बेटा, इतनी एक्सपर्टीज तुमसे नहीं मांगी थी, इतनी एक्सपर्टीज दे दी। तो ऐसे वर्ड्स बेटा पैलिंड्रोम होते हैं जिनको आप लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, वो सेम रीड करते हैं। दे रीड द सेम, दे रीड द सेम इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन आप डीएनए के केस में पैलिंड्रोम कैसे कहेंगे? डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है। अभी डीएनए के केस में अगर आपको पैलिंड्रोम बोलना है तो आप डीएनए के केस में क्या पैलिंड्रोम बोलोगे? पैलिंड्रोम मुझे क्यों चाहिए? आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है ना बेटा, वो पूरे स्ट्रैंड को इंस्पेक्ट करती है, जांच करती है, उसके ऊपर चलती है। वो एंजाइम्स अपना रिकॉग्निशन साइट ढूंढती है, अपना रिकॉग्निशन साइट ढूंढती है। जैसे अगर तुम बेटा अपने घर में जाते हो तो तुम अपना एक, अगर तुम्हारे पास इनफ स्पेस, अब हम तो बेटा 4 भाई बहनों का एक कमरा होता था बेटा, है ना। 2 कमरे हैं, एक मम्मी पापा का कमरा और एक हम चारों भाई बहनों का कमरा होता था। हमारे पास ऐसी स्पेस टाइप की कोई शब्द हमारे जीवन में था नहीं। बट अगर किसी के घर में जैसे होता है ना, मुझे अपना स्पेस चाहिए, तो आप जाके ढूंढते हो अपना सेफ स्पेस, जहां तुम्हें बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है ना। तुम वहां जाके अपना सेफ स्पेस ढूंढते हो, वहां जाते ही तुम शांत हो जाते हो। वैसे ही जो एंजाइम्स होती है पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करती है, पूरे डीएनए की लेंथ को चेक कर रही होती है, इंस्पेक्ट करती है, इंस्पेक्ट करती है, इंस्पेक्ट करती है, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढ रही होती है कि मैं कहां जाके कट करूं। वो जहां कट करती है ना बेटा, वो सीक्वेंसेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है। अब डीएनए के केस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूं, पर वो एंजाइम पूरे डीएनए पे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ढूंढ रही है कि मेरी रिकॉग्निशन साइट कहां है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही कट करते हैं, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही कट करते हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। पहले आप इसे लिखो, ठीक है? तो पहले आप इसे लिखो, फिर मैं आपको समझाती हूं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में लिखना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहले लिखो, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स recognizes 4 to 8 long nucleotide sequence which reads the same from 5 prime to 3 prime on one strand and 5 prime to 3 prime on the opposite strand। अभी आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, वेट करना। on the opposite strand known as palindromic sequences, known as palindromic sequences, and cuts between the same base pairs on both these strands, on both these strands, a little away from center, a little away from
सेंटर। पहले आप इसको लिख लो, फिर इसकी आधी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूं, आधी एक्सप्लेनेशन में अभी आपको नेक्स्ट पेज पे दे रही हूं। बेटा मैं चैट्स ना ऑफ करा दूंगी या तो मैं ब्लॉक करा दूंगी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे जो मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है। मैं सही बता रही हूं? ठीक है, अन्नू बेटा मैंने अभी पढ़ाया, बेटा ये बता, जो पढ़ाया नहीं है फालतू की ना, तुम लोग बहुत हरकतें जो कर रहे हो ना 1-2 दिन से, करना बंद कर दो। अगले साल फिर यकीन में आओगे तुम लोग, सही बता रही हूं, बुरा लगेगा। अभी आते ही हो, आओगे क्योंकि पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम लोग। कितने बच्चे सिलेक्ट होगे? जो सीरियसली बैठ के पढ़ रहा है पीछे बच्चा, वो एक बार में क्रैक करके सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर बाद में तुम कहते हो मैम पेपर टफ आया था, हमारे साथ क्या हो गया, हमें सब डांट रहे हैं मैम। डांट खाने वाला पूरा काम पूरे साल भर करते हो तुम लोग। पढ़ते लिखते कुछ नहीं, कितने कम सीरियस हैं, कुछ इतने कम सीरियस, पता नहीं क्यों आते हैं यार। हाँ बेटा डन हो गया है तो एक थम्स अप दे देना। डन हो गया है तो एक थम्स अप दे देना। अब मैं आपको डीएनए के टर्म में समझाती हूं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। देखो वर्ड्स में पैलिंड्रोम क्या है वो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड को लेफ्ट से राइट जैसा रीड करने में लग रहा है, वैसे ही राइट से लेफ्ट रीड करने में जैसा लग रहा है, ऐसे बोलती हूं, लेफ्ट से राइट रीड करने में जैसा लग रहा है वैसे ही राइट से लेफ्ट रीड करने में भी लगेगा। अब सही है ना? तो वर्ड के केस में तो बहुत इजी है कि पैलिंड्रोम क्या है, पर डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है ना, तो डीएनए में पैलिंड्रोम तुम कैसे बोलोगे? और ये जो आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है ये पूरे डीएनए को चेक करती है, इंस्पेक्ट करती है, अपना पैलिंड्रोम ढूंढती है। हर एक एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग होता है बेटा, अभी मैं समझाती हूं आपको। जैसे उसको अपना सीक्वेंस मिल जाता है, अपना सेफ स्पेस मिल जाता है, तो वो उस स्ट्रैंड को कट करती है, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगी। अभी मैं दिखाऊंगी, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करती है, सेम बेस पेयर्स के बीच में कट करती है। तुम्हारे दिमाग में 1% भी नहीं घुसेगा अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे। वैसे ही तुम्हें ये बेटा कहानी नहीं समझ में आई क्योंकि ये तुम्हारे लेवल के थोड़ा ऊपर है ना, तो इसको समझाने के लिए हम हैं, अभी हम तुमको समझाएंगे, है ना। मैम 3' तो जितने लोगों को लग रहा है 3' to 5' होगा, सारे बच्चे लिख लो। और जब अंडा नंबर मिलेगा तो अंडा नंबर लेके रोते रहना, ठीक है? जितने बच्चे लिख रहे हैं तुम अपना ना एक काम करो, चेंज कर लो, वहां 3 से 5 लिख लो तुम, ठीक है? हाँ आराध्या तुम भी लिख लो, और एक और बच्ची का नाम दिखा था कोई बैनर्जी, आप भी लिख लो, मंताशा तुम भी लिख लो, मशरूफा तुम भी लिख लो, ठीक है? चलो इधर। हाँ अभी देखो बेटा कैसे, देखो कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं अगेन, क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हें भी काम आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं बेटा, क्योंकि अगेन ये एग्जाम्पल अभी तुम्हें ना बेटा काम आएगा, ठीक है? चलो चलो देखो, ये मैंने डीएनए की स्ट्रैंड बनाई हुई है 5' to 3'। एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें वो पैलिंड्रोम समझा रही हूं, 5' to 3'। ये डीएनए की लंबी सी स्ट्रैंड है, इतनी सी नहीं होती है, लंबी स्ट्रैंड होती है, ठीक है? GAATTC GAATTC। ये मैंने पूरे स्ट्रैंड में ना बेटा, ये पूरे स्ट्रैंड में ना बेटा मैंने, ये पूरे स्ट्रैंड में जो है ना बेटा, मैंने कहीं पे ये एक सीक्वेंसिंग लिख रखी है। अभी डीएनए की स्ट्रैंड है तो न्यूक्लियोटाइड 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 से बनी हुई है ना बेटा, और यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाइट्रोजनस बेस G है, यहां जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाइट्रोजनस बेस A है, यहां वाले का A है, यहां वाले का T है, यहां वाले का T है, यहां वाले का C है। यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका बेटा G है, यहां वाले न्यूक्लियोटाइड का A है, यहां वाले न्यूक्लियोटाइड का A है, यहां वाले न्यूक्लियोटाइड का T है, यहां के न्यूक्लियोटाइड का T है, यहां के न्यूक्लियोटाइड का C है। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये मैंने GAATTC क्या लिखा हुआ है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस एवरीवन।
मैंने पहले न्यूक्लियोटाइड बताया था और फिर मैंने अभी कहा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तुम्हारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। मैंने उस न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस को लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग होगी ना बेटा। ये जो पूरे स्ट्रैंड है ये आपस में G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? थम्स अप देते जाना। पढ़ने वाले बच्चे से मुझे रिस्पांस चाहिए ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं बेस पेयरिंग समझा रही हूं तुम्हें। और ये कितने बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस दिखाया है मैंने, अब तुम्हें समझ में आएगा। जो मैंने पहली लाइन लिखी है, दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस रिकॉग्नाइजेस 4 to 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये कितना लंबा न्यूक्लियोटाइड है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस है। 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस है। तो यूजुअली 4 5 6 7 8 इतने ही बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये देखो कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये होती है ना बात। हाँ, तो कितने भी हो सकता है, लेकिन ये मैं इको R1 का तुम्हें एग्जांपल लेके अभी समझा रही हूं। इको R1 एंजाइम की मैं तुम्हें रिकॉग्निशन साइट बता रही हूं। वैसे ही इन जनरल तुम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखोगे तो वो 4 से लेके 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को, लॉन्ग बेस पेयरिंग सीक्वेंसेस को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। इको R1 कितने लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, कितने बेस पेयर सीक्वेंस को बेटा रिकॉग्नाइज कर रहा है? 6। और सीक्वेंस क्या है ये भी याद रखना, ये रिपीट होगा बेटा आगे। मैं सेम एग्जांपल तुम्हें अभी बताऊंगी, इको R1 की ही वर्किंग, सेम एग्जांपल। आपको याद रखना है कि इको R1 की जो रिकॉग्निशन साइट है, मैं एग्जांपल तुम्हें किसका दे रही हूं? इको R1 का, कि इको R1 की जो रिकॉग्निशन साइट है वो 6 बेस पेयर लॉन्ग, बीपी मतलब बेस पेयर लॉन्ग या न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस, इसकी रिकॉग्निशन साइट है। और याद रखना ये पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम कैसे है ये? अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था मैडम MADAM, तो ये तो मैम क्या है, ये तो पैलिंड्रोम, यहां पे तो पैलिंड्रोम नहीं है मैम, यहां तो GAATTC ऐसे रीड कर रहा है, बट यहां से तो मैम CTTACG रीड कर रहा है, ये पैलिंड्रोम कैसे है? तो मैंने कहा ना बेटा, DNA के केस में पैलिंड्रोम वर्ड के जैसा नहीं होता। यही तो कैच है, यही तो कैच है, यही तो इंपॉर्टेंट है बेटा, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। प्रिंस कुमार, आपका नाम पता नहीं क्यों प्रिंस है, कार्य तो बेटा आप बिल्कुल ही जंगली कर रहे हैं। हाँ, माँ बाप का नाम खराब कर रहे हैं। प्रिंस कुमार को ब्लॉक कर दिया जाए प्लीज, ठीक है, प्लीज इसका नाम भेज दिया जाए। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नाम है बेटा वो वैसा काम करता है। और कुछ लोग यहाँ पे नाम है उनका प्रिंस और काम कर रहे हैं एकदम शैतानों वाले। हाँ, ऐसे प्रिंस को उठा के बेटा कहां डाल दिया जाए? चलिए, अब यहां पैलिंड्रोम कैसे है? क्योंकि उल्टे स्ट्रैंड से पैलिंड्रोम होना चाहिए बेटा, अपोजिट स्ट्रैंड। यहां अगर मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रही हूं तो देखो 5 प्राइम GAATTC है ना। हाँ हाँ, अभी तो प्रिंस, अभी मैं बहुत सारे लोगों का नाम बताऊंगी जो प्रिंस के जैसे, महाराजाओं जैसे काम कर रहे हैं, राजकुमार और महाराजाओं जैसे। हाँ, और बेटा इधर बेटा क्या है? 5 प्राइम GAATTC, समझ गए? हाँ, समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए के केस में पैलिंड्रोम अलग होता है। डीएनए के केस में पैलिंड्रोम का मतलब होता है, अगर मैं एक स्ट्रैंड पे 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रही हूं तो अपोजिट स्ट्रैंड पे भी 5 प्राइम 3 प्राइम सेम रीड करेगा। और जितने मेरे महान, बहुत ही ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है ना, पहले से PhD किए हुए बच्चे जो 3 प्राइम से 5 प्राइम लिख रहे थे, लिख लो 3 प्राइम से 5 प्राइम। अगर एक में 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रहे हो तो दूसरे में भी 5 प्राइम से 3 प्राइम सेम रीड होना चाहिए। अब यहां अगर तुम 3 प्राइम से 5 प्राइम रीड करोगे तो सेम करेगा। समझ गए मेरी बात? यस एवरीवन, 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस, और इसका पैलिंड्रोम क्या होता है? 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम एंड 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम। समझ में आ रही है बात? ये सेम रीड करना चाहिए। अब तुम इसे 3 से 5 भी रीड करोगे तो भी सेम है, 3 से 5, पर एक को 3 से 5 कर रहे हो तो दूसरे को भी 3 से 5 करके देखो। लेकिन डीएनए को हम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करते हैं, इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। रिकॉग्निशन साइट अंडरस्टूड हो गया बेटा?
अंडरस्टूड हो गया? यस एवरीवन, ठीक है ना, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फिर मैंने एक बात लिखी है कि दे रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोम सीक्वेंस, और सबके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं, सबके रटना नहीं है। जिसको रटना है फिर वो रटते रहो बेटा, नीट भूल जाओ, पैलिंड्रोम निकाल निकाल के रट लेना, ठीक है ना, फिर तो नीट हो गया तुम्हारा। ये तो मैंने तुम्हें एक का पैलिंड्रोम बताया, एक हाइंड टू का पैलिंड्रोम बता दूंगी, क्योंकि उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में कि हाइंड टू रिकॉग्नाइज करता है 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को, तो मैं हाइंड टू का भी बता दूंगी। इको R1 का तो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एंड इट कट्स ऑन बोथ स्ट्रैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये एंजाइम, अभी एंजाइम पूरा घूमता है बेटा, इस पूरे स्ट्रैंड पे हॉवर करेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। जैसे ही उसको मिलेगा GAATTC, जैसे ही उसको स्ट्रैंड पे मिलेगा GAATTC, उसको पता चल जाएगा कि भैया ये मेरी रिकॉग्निशन साइट मिल गई मेरे को। पूरे स्ट्रैंड में वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक उसे अपनी रिकॉग्निशन साइट नहीं मिलती। जैसे ही उसको मिलेगा GAATTC, अरे भैया GAATTC, जैसे ही उसको अपना पैलिंड्रोम मिलता है, वो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है बिटवीन द सेम बेस पेयर्स। यहां पे वो G और A के बीच में अगर कट करेगा तो यहां पे भी वो G और A के बीच में ही कट करेगा। क्या समझे? ऐसा नहीं है कि यहां पे कट कर देता हूं मैम, यहां मेरा मन कर रहा है A और T के बीच में कट करने का, तो मैं A और T के बीच में कट कर देता हूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। It always recognizes the palindrome and cut between the same base pair in the palindrome. ये कहां कट कर रहा है? It cuts between G and A on both strands. Very, very, very important. ठीक है ना? एक थम्स अप दे दो, डन 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 हो गया। अब ये कट करने के बाद इसकी आगे की शक्ल सूरत कैसी दिखेगी उसको तो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, अभी मैं पढ़ाऊंगी। नहीं, अब के देखो, वैभव को लग रहा है कि क्या मैम ये एक्सोन्यूक्लियस है, क्योंकि इसने तो एंड से कट किया है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। पर ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं है बेटा जी, मैंने तो ये एक पर्टिकुलर डीएनए की स्ट्रैंड तो लंबी है ना यार, डीएनए की स्ट्रैंड तो लंबी है, मैंने इस लंबी स्ट्रैंड में सेंटर पे ही तो कहीं पे कट किया है ये, है ना, मतलब ये एंडोन्यूक्लियस ही है, मैंने यहां से कट थोड़ी किया है, यहां से कट थोड़ी किया है, ठीक है ना। अब मैं ये आपको क्या बोलती हूं, हाइंड टू की भी बेटा एक रिकॉग्निशन साइट बता देती हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है कि हाइंड टू की 6 बेस पेयर लॉन्ग रिकॉग्निशन साइट होती है, और बहुत आसान है इसको याद रखना, क्योंकि ना इससे कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें ये याद हो जाए ना बेटा, अगर तुम्हें ये याद हो जाए GAATTC इसका है, GAATTC 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो तुम्हें इसकी भी सीक्वेंस याद हो जाएगी। इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है, इसके लिए ना थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं, 5 प्राइम GTTAAC 3 प्राइम, 5 प्राइम GTTAAC 3 प्राइम। यहां पे AA की जगह TT कर दिया है, यहां TT की जगह AA कर दिया है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच जो एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया हुआ, GTTA है ना, यहां पर T की जगह आप लिख सकते हो एनी पाइरिमिडीन, और A की जगह लिख सकते हो एनी प्यूरिन। उसके अकॉर्डिंग बेटा यहां पे भी चेंज हो जाएगा, आप मेरी बात समझना, ठीक है, आप मेरी बात समझना बेटा। देखो इसकी रिकॉग्निशन साइट मैंने क्या दी हुई है, GTTAAC,
और अब पैलिंड्रोम में तो अपोजिट स्ट्रैंड में भी सेम कर लो। अपोजिट स्ट्रैंड तो बनाना बहुत इजी है ना बेटा, आप सीधी वाली स्ट्रैंड बना लो, अपोजिट स्ट्रैंड तो बेस पेयरिंग करके बना लोगे। बस यहाँ पे मैंने एक बात बताई है, हालांकि ये अतिरिक्त ज्ञान है क्योंकि एनसीईआरटी ने तो इसकी रिकॉग्निशन साइट मेंशन नहीं की है, बस ये मेंशन किया है कि इसकी रिकॉग्निशन साइट 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रही हूं कि यहाँ थाइमीन की जगह कोई भी पायरिमिडीन हो सकता है। डीएनए है तो थाइमीन की जगह बेटा तुम ग्वानिन भी लिख सकते हो, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन लिखते हो, अब वापस से बता रही हूं, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन तुम पढ़ते हो बेटा, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन तुम पढ़ते हो ना बेटा, ग्वानिन नहीं। एडेनिन और ग्वानिन्स आर द प्यूरिन्स एंड थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल तुम पढ़ते हो पायरिमिडीन्स। लेकिन यहां क्योंकि तुम डीएनए की बात कर रहे हो तो यूरासिल की बात नहीं करोगे। यहां पे थाइमीन या साइटोसिन में से कोई भी बेटा पायरिमिडीन तुम लिख सकते हो, और प्यूरिन में तुम कोई भी प्यूरिन बेटा मेंशन कर सकते हो। जैसा प्यूरिन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी बेस पेयरिंग हो जाएगी, जैसा पायरिमिडीन होगा उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे बेस पेयरिंग हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यहाँ पे कोई भी प्यूरिन लिख सकते हो, और यहाँ पे जो भी बेटा यहाँ पे कोई भी पायरिमिडीन लिख सकते हो, जो भी पायरिमिडीन लिखोगे उसके अकॉर्डिंग बेटा पेयरिंग यहाँ पे कर लेना, बेस पेयरिंग। यहाँ पे थाइमीन लिखा था तो एडेनिन लिख दिया है तुमने, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे अभी मैंने एडेनिन लिखा हुआ है तो यहाँ मैंने थाइमीन लिखा है। यहाँ पे अभी प्यूरिन चेंज कर दोगे तो यहाँ की पेयरिंग भी चेंज हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये अतिरिक्त ज्ञान है, वैसे तो ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये एनसीईआरटी में इसकी रिकॉग्निशन साइट नहीं दी हुई, ये अतिरिक्त ज्ञान है। सिंपली तुम सिर्फ इतना भी याद रख लो ना कि ये 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। दैट इज मोर देन सफिशियंट, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अगर आपको समझ में आ गया इतनी बात तो बेटा थम्स अप दे दो। एक्स्ट्रा ज्ञान पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, अतिरिक्त ज्ञान पे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। जो काम की चीज है बेटा उसको पढ़ते हैं, इको R1 की वर्किंग को पढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एंडोन्यूक्लिएजेस हमेशा ऐसे कट लगाएं। एंडोन्यूक्लिएजेस जब कट लगाते हैं पैलिंड्रोम पे ही कट लगाते हैं, बट बेटा ये जब कट लगाते हैं तो 2 टाइप ऑफ एंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स बायोटेक में हम यूज नहीं करते हैं, स्टिकी एंड्स को यूज करते हैं जो इको R1 करता है। अभी मैं बताती हूं, यहां तक कोई दुखदर समस्या तो नहीं, ठीक है? यस चलो, ये टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि एनसीईआरटी ने 6 बेस पेयर दिया हुआ है तो हम सेफ साइड पे रहने के लिए हमने मेंशन कर लिया। और ये इसे याद करना कितना आसान है, अगर तुम्हें ये याद हो जाए ना कि 5' GAATTC जो है ये इको R1 की रिकॉग्निशन साइट है, तो TT की जगह AA कर दो और AA की जगह TT कर दो, वही तो है। इतनी बुद्धि नहीं लगाओगे तो कैसे डॉक्टर बनने वाले हो? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ भाई, कम से कम याद रखने के लिए तो बुद्धि लगा लिया करो, स्पैमिंग के लिए जितनी बुद्धि लगाते हो। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, एंडोन्यूक्लिएजेस जो होते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस कट टू मेक, एंडोन्यूक्लिएजेस कट टू मेक 2 टाइप्स ऑफ एंड्स बेटा। एक को बोला जाता है, यहां पे मैं लिखूंगी ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स जिन्हें हम फ्लश एंड्स भी बोलते हैं, ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स। और एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स, कोहेसिव एंड्स या ओवरहैंगिंग एंड्स, ओवरहैंगिंग एंड्स, हैंगिंग, ओवरहैंगिंग एंड्स। और इसका एक और नाम है स्टैगर्ड एंड। इसके 4 नाम है, एक ही के 4। पहले तो नाम समझ लो भाई, पहले तो नाम याद रख लो, पता चला नाम में ही गलत कर रहे हो, पता चला नाम में ही गलत कर रहे हो, है ना। तो एक एंडोन्यूक्लिएजेस कट लगाते हैं जब स्ट्रैंड को तो ब्लंट एंड्स बनाते हैं। एसी चेक करो यार, मनीष को बोलो। ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स
और एक जब वो कट लगाते हैं ना बेटा तो वो स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी को कोहेसिव भी बोला जाता है, स्टिकी को ओवरहैंगिंग भी बोला जाता है, स्टिकी को स्टैगर्ड एंड भी बोला जाता है। एक ही के मल्टीपल नाम, एक ही के मल्टीपल नाम। अब आप देखो कि कैसे ये कट लगाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले इसी को समझाती हूं क्योंकि ये तुमने अभी अभी पढ़ा, इको R1 की वर्किंग देखी ना तुमने, इसीलिए इसको पहले समझाती हूं। तुमने देखा ना बेटा GAATTC, यार मनीष AC को चेक करो, GAATTC, ये क्या था बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इको R1 का तुम समझ चुके हो, इसीलिए इको R1 से समझा रही हूं बेटा। ये हमेशा बिटवीन द सेम बेसिस कट कर रहा है एंड दोनों स्ट्रैंड पे कट कर रहा है। अब मेरी बातों को जरा कृपया करके ध्यान से समझें, ठीक है? अगर ये स्ट्रैंड को कुछ इस तरीके से कट करेगा तो अब आगे का रिजल्ट क्या होगा जरा मुझे बताना। आपने किसकी मदद से इसे कट किया? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम था इको R1। अब आप इसके रिजल्ट पे फोकस करो क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ता है। अगर तुम इस स्ट्रैंड में G और A के बीच में कट कर रहे हो और इस स्ट्रैंड में G और A के बीच में कर रहे हो कट, तो इसकी क्या हालत होगी? एक बार मुझे कमेंट्स में बताना क्या मैंने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है? मुझे कमेंट्स में बताना। ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया G, ये हो गया C T T A A, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। इस साइड में 3 प्राइम रह गया कहीं, प्लस इसके साथ में क्या मिला इसको? दूसरा स्ट्रैंड। इसके साथ में दूसरा स्ट्रैंड क्या मिला? ऐसा। यहां पे रह गया G, यहां रह गया C T T A A। ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। मुझे बताओ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? यस? अरे एंडो अंशिका बेटा स्ट्रैंड के सेंटर में से कट करता है, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। स्ट्रैंड के सेंटर में से कट लगाता है, स्ट्रैंड के सेंटर में ही तो कट लगा रहे हैं ना। स्ट्रैंड सिर्फ इतनी सी थोड़ी है भाई, स्ट्रैंड तो बहुत लंबी है ना यार। स्ट्रैंड इतनी लंबी है तो स्ट्रैंड के अंदर, विद इन सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर बोला था मैंने, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के लिटिल अवे यूजुअली ऐसे कट लगाता है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और भाई स्ट्रैंड साइड से तो लंबी है ना, एंड से थोड़ी कट लगा रहे हो, पैलिंड्रोम में कट लगा रहे हो। पैलिंड्रोम में भी तुम लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, यूजुअली ऐसे ही एंजाइम्स का यूज करते हो जो ऐसे कट लगा रहा है। और आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जल्दी एक बात बताओ, जब आपने इसे कट किया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना बेटा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तुमने इसे ओवरहैंगिंग एंड्स क्यों बोला? तुमने इसे स्टिकी एंड्स क्यों बोला? अभी आगे तुम देखोगे, आगे तुम देखोगे कि इसका तुम इस्तेमाल कैसे करते हो। अभी तुम ओवरहैंगिंग एंड्स देखो, लटके हुए एंड्स है, लटके हुए एंड्स नहीं दिख रहे बेटा, ये टी टी ए ए ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, ये ए ए टी टी ये लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है लटका हुआ है। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई स्ट्रैंड ले आऊं ना तो ऐसा लगेगा कि ये इसके साथ में चिपक जाएगा, तुरंत तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ये लटका हुआ स्ट्रैंड। इसीलिए इसे ओवरहैंगिंग एंड्स, स्टिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स बोला जाता है। आप आगे पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में इसे आप कैसे यूज करते हो, ऐसे एंड प्रोड्यूस होना क्यों जरूरी है। एक ऐसा भी एंड प्रोड्यूस होता है पर इसका तुम यूज नहीं करते हो, इसका स्टिकी एंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जहां लटके हुए एंड्स हैं। क्योंकि अगर किसी और को मैं लेके आऊंगी ना बेटा, किसी और स्ट्रैंड को मैं अगर लेके आऊं जिसके साथ इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड में बना सकूं तो वो तुरंत जाके उसके साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके ये लटके हुए हैं भाई, ये फ्री हैं।
तो ये दूसरे किसी भी स्ट्रैंड के साथ में जाके कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना सकते हैं जिनके साथ ही कॉम्प्लीमेंट करें। ए के साथ बेटा टी कॉम्प्लीमेंट करेगा, ए के साथ टी, टी के साथ ए, टी। अभी मैं ये चीज सेम आपको इको R1 की वर्किंग में एक्सप्लेन भी करूंगी कि एक वेक्टर को जीन ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ने के लिए तुम्हें ऐसे ओवरहैंगिंग एंड्स की जरूरत होती है, लटके हुए एंड्स, ओवरहैंगिंग एंड्स। लेकिन एक होते हैं ब्लंट एंड्स। अब ब्लंट एंड या फ्लश एंड्स का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, एग्जाम्पल इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। मैं एक रैंडम एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूं। लाइक आई सेड, एग्जाम्पल इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। अब समझो कि ये एक सीक्वेंस है 5 प्राइम। हाँ, कौन बुला रहा है यार? नहीं, एसी को यार थोड़ा ठीक कर दो बस। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। मैं एक रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूं बेटा, सी 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 जी जी जी, सी 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 जी जी जी। है तो बेटा क्या ये भी पैलिंड्रोम है, तो बेटा क्या ये भी पैलिंड्रोम। अब एक एंजाइम होता है रिकॉग्नाइज करता है SMA1, SMA1। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया है, पर मैं तुम्हें ब्लंट एंड अगर समझाना है तो मैं तुम्हें ऐसे ही समझा सकती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, वरना तो तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। तुम्हें तो यही समझ नहीं आ रहा आधे स्पैमर्स को, है ना। चलो, अब जब स्पैमर इसे कट करता है तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है एकदम, कोई और हैंगिंग एंड्स नहीं है। देखो, कोई लटके हुए एंड्स नहीं है, बिल्कुल ब्लंट। जैसे अगर कभी लड़कियां हेयर कट कराती है, ब्लंट हेयर कट भी कराती है। ब्लंट मतलब एकदम नीचे से एकदम सीधे, एकदम ब्लंट हेयर कट, एकदम इक्वल बाल। तो यहां पे मैं तुम्हें जैसे यहां पे दिखा रही हूं, सी 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 बज गया, यहां जी 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 बज गया, यहां जी 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 बज गया, यहां सी 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 बज गया। ठीक है, 3 प्राइम, ये कहीं पे 5 प्राइम होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, यहां कहीं 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, यहां कहीं 3 प्राइम होगा, यहां 5 प्राइम होगा। आप एंड्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये जो एंड्स है ना, इसी को तो ब्लंट एंड्स बोलते हैं, इन्हीं को तो ब्लंट एंड्स बोलते हैं। और ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये इसी को तो ओवर हैंगिंग एंड्स बोलते हैं, ओवर हैंगिंग एंड्स। एंड एक्चुअल में यही ओवर हैंगिंग एंड्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी आप इसको समझोगे, अभी आप इसे समझोगे, ठीक है, अभी आप इसे समझोगे, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी ना, वर्किंग ऑफ इको R1, इसे मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, इसमें आपको खुद भी मेहनत करनी है थोड़ी, ठीक है। यस, तो आपको भी थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है बेटा, ताकि आपको इको R1 की वर्किंग और भी बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। डन डन डन। अभी आप बेटा ना और बेटर तरीके से समझ पाओगे, अभी आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे। देखना कि हमें ऐसे एंड्स की जरूरत क्या पड़ती है। आपने बेटा सबसे पहली क्लास में क्या समझा था? आपने सबसे पहली क्लास में समझा था कि आपके पास एक होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा के सीधे होस्ट में नहीं डाल सकते, उसे रेप्लिकेट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। सीधे उठा के होस्ट के अंदर डाल दोगे तो वो नहीं रेप्लिकेट करता है। तो तुमने क्या किया था बेटा, एक वेक्टर लिया था, उसको भी कट किया था, फिर एक बेटा तुमने अपना फॉरेन जीन, जो भी तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो लिया था, और फिर तुमने दोनों को जोड़ा था, रिकॉम्बिनेंट बनाया था। तुम इसी ऐसे ही कट लगाते हो। अभी आप इसी को समझोगे, इको R1 की वर्किंग को समझोगे कि कैसे अपने फॉरेन जीन को, जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको कट लगा के कैसे उसे वेक्टर के साथ में जोड़ते हो, वेक्टर को भी कट लगा के कैसे एंजाइम्स दोनों को कट लगा के दोनों को जोड़ती है। अभी आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है। यस, डन। करें इसको एक बारी। हेडिंग क्या डाल रहे हैं बेटा?
वर्किंग ऑफ, मैंने नए पेज से ही करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मेरे बोर्ड में कम स्पेस है, मैं एक ही पेज में कंप्लीट करना चाहती हूं। वर्किंग ऑफ इको R1, हमें ये देखना है कि इको R1 एग्जैक्टली कैसे कट करता है। हम यहीं पे देखो बेटा बना के ना समझ लेंगे कि रिकॉम्बिनेंट कैसे बना, हम यहीं पे समझ लेंगे। अभी हम सेपरेशन की टेक्निक में नहीं जा रहे क्योंकि ये टॉपिक इसी के साथ कंटिन्यूड है। वैसे तो आपको पता ही है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम कट लगाते हैं फिर हमें सेपरेट करना होता है फ्रैगमेंट्स को, तो वो तो है बात, लेकिन क्योंकि टॉपिक की कंटिन्यूटी में आपको समझ में आए कि कट वेक्टर को भी लगाते हैं, कट अपने जीन को भी लगाते हैं, और दोनों को कट लगा के जोड़ते कैसे हैं, इसीलिए उसको यहीं पे कंटिन्यू करके हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि जोड़ा कैसे। कल एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था कि मैम आप सिर्फ और सिर्फ क्या अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे? नहीं ना मैम, वेक्टर को भी तो कट करेंगे ना। तो वही चीज कंटिन्यूएशन में आपको समझ में आए। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा सा एक डायग्राम बनेगा, ऐसा सा एक डायग्राम बनेगा, 1 2 3 ऐसे 3 बेटा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लास्ट बेटा पेशेंस चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यू टॉपिक है, तो इसको कंटिन्यूएशन में ही पढ़ना है। भले ही एनसीईआरटी की रीडिंग बाद में करेंगे, आधे पेज में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मनीष इधर बैठ जा। जितने बच्चे स्पैमिंग करते हुए दिख रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड चीजें नहीं पूछ रहे हो, अनशन पूछ रहे हैं, सीधे बैच मैनेजर को नाम भेजो और ब्लॉक कराओ। ठीक है, हाँ चलो वर्किंग ऑफ इको R1 बेटा देखते हैं। ऐसा सा फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा ऐसा सा फ्लो चार्ट बनेगा। अब बेटा हमने क्या किया, देखो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। हमारे पास एक है वेक्टर डीएनए जिसके साथ हमें अपने डीएनए को जोड़ना है। एक है हमारे पास हमारा फॉरेन डीएनए, मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। कुछ तो बेटा फॉरेन की स्पेलिंग बताना, अचानक से फॉरेन की स्पेलिंग याद नहीं आ रही। जिसको हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, जिससे हमें मतलब है, जिससे एक्चुअल में हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, FOREIGN, FORE, हाँ अब ठीक है ना, कि अब भी गलत है। ये कौन सी फॉरेन की स्पेलिंग लिख रहे हो तुम लोग? हे भगवान, एनसीईआरटी से देख लेती हूं भाई। कई बच्चे तो मुझे कुछ भी स्पेलिंग बता रहे, FOREIGN, FOREIGN। अब सही है, पता नहीं अचानक से मुझे इसकी स्पेलिंग बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, गलत हो जा रहा है बार बार। कुछ बच्चे तो क्या क्या स्पेलिंग बता रहे हैं भाई, ओ माय गॉड, है ना। चलो बेटा आप मेरी बात समझना, मेरे पास अब आप मुझे आंसर देते रहना, यस या नो में आंसर देना। ठीक है, मेरे पास एक पहली क्लास को याद करो, पहली क्लास को याद करो। मेरे पास एक क्या था बेटा, मेरे पास एक था मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो शायद किसी प्लांट में मेरे को मिला है। अब इस पूरे बेटा समझते जाना, आंसर देना। अभी ये वाला मत बनाना, ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए कर रही हूं। ये मेरे पास प्लांट का एक बेटा डीएनए है कोई, इसमें बेटा और डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी मैं तो ऐसे ही बना रही हूं। इसमें समझो कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां है, इसमें समझो कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां है, ये मेरा फॉरेन डीएनए है। तो मुझे इसे भी कट करना है, मुझे इसे भी कट करना है। ठीक है, इसे ये जो लड़का है, ये जो जिसने इतना सारा लिखा हुआ है ना, हाँ ये नीचे 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 भाई मनीष, नीचे ये हाँ ठीक है ना। ये जो है ना बेटा, देखो ये तुम्हारा फॉरेन जीन है, और ये समझो कि कोई बेटा वेक्टर है, जो मैंने तुम्हें प्लाज्मिड बताया था। इस पे भी कट लगाओगे, जब दोनों को कट लगाओगे बेटा तभी जाके इसको इसमें जोड़ पाओगे। बोलो हाँ या ना,
बोलो हाँ या ना, यस एवरीवन। दोनों में कट लगाओगे तभी तो बेटा एक दूसरे से उसे जोड़ पाओगे। जब फॉरेन जीन को अलग करोगे तभी तो बेटा उसे जाके वेक्टर के साथ में जोड़ोगे। यस। अब करना क्या है, जो आपका फॉरेन डीएनए होता है बेटा, जिस एंजाइम से तुम अपने फॉरेन डीएनए को कट करते हो, सेम एंजाइम से तुम्हें अपने वेक्टर डीएनए को भी कट करना होता है। रीजन है इसका, आप फॉरेन डीएनए को किसी और एंजाइम से और वेक्टर डीएनए को किसी और एंजाइम से कट नहीं लगा सकते। जिस भी वेक्टर के साथ जिस भी फॉरेन डीएनए को तुम्हें जोड़ना है या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना है, दोनों को एक ही एंजाइम से कट करते हैं। ऐसा क्यों, अभी समझोगे। ऐसा क्यों, अभी आप समझोगे। समझो कि मेरा कोई वेक्टर डीएनए बेटा, और मैं उस वेक्टर डीएनए का ना सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट तुम्हें दिखा रही हूं। मैं एक पर्टिकुलर पार्ट तुम्हें दिखा रही हूं, क्योंकि इतना पूरा डीएनए बनाऊंगी तो फिर तो बेटा मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगी ना, बहुत लंबा बन जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ पूरे लंबी स्ट्रैंड का सिर्फ वो वाला हिस्सा दिखा रही हूं जिसमें वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और मैं इको R1 की वर्किंग दिखा रही हूं, तो मैं सिर्फ वही वाला पार्ट तुम्हें दिखा रही हूं जिसमें ये वाली रिकॉग्निशन साइट है, GAATTC 5 प्राइम से 3 प्राइम। डीएनए तो बहुत लंबा है, इधर से भी डीएनए की स्ट्रैंड है, पर मैं तुम्हें सिर्फ वही वाला हिस्सा दिखा रही हूं जहां वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। वेरी गुड मधु। आप पूरी क्लास में एक आधा बच्चे होते हैं जिनका सही आंसर आता है कभी, वरना ऐसा लगता है आज तक ये टॉपिक पढ़ाते वक्त इतनी फालतू की बकवास कभी नहीं हुई है। या तो तुम्हारी क्लास में नालायक ही बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बेटा बात? वेरी गुड मुस्कान, आपका भी बिल्कुल सही है। हाँ, तो यार पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सिर्फ मैंने बनाए क्योंकि रिकॉग्निशन पैलिंड्रोमिक में होगी। डीएनए तो बहुत लंबा है। वैसे ही जो मैं फॉरेन डीएनए दिखा रही हूं ना बेटा, मैं फॉरेन डीएनए को अलग कलर से बना रही हूं। मैं फॉरेन डीएनए में भी ना बेटा, डीएनए तो बहुत लंबा है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ उसी साइट को दिखा रही हूं जिस साइट को रिकॉग्नाइज हमारा इको R1 करेगा। ठीक है ना? तो GAATTC, और कृपया करके ध्यान दीजिए 5 प्राइम G है, 3 प्राइम C है। अपने मन से 5 प्राइम और 3 प्राइम को मत बदलना। अपने मन से 5 प्राइम और 3 प्राइम को मत बदलना। ठीक है, पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया, वरना तो रटते रहोगे, रट्टू तोता बनोगे। आप मुझे बताओ मैंने ऐसे लिखा क्यों है? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई मैंने ऐसे लिखा क्यों है? यहां से भी डीएनए की स्ट्रैंड है, यहां से भी डीएनए की स्ट्रैंड है, पर मैं सिर्फ उतने पार्ट को दिखा रही हूं जिस पार्ट से तुम्हें मतलब है। जिस पार्ट को इको R1 रिकॉग्नाइज करके कट करेगा, मैं सिर्फ उतना दिखा रही हूं। मैं इतनी लंबी डीएनए की स्ट्रैंड बनाऊं क्यों? मेरे काम की नहीं है। मुझे तुम्हें सिर्फ उतना पार्ट दिखाना है कि भैया डीएनए तो बहुत लंबा है। जो तुम्हारा वेक्टर डीएनए है वो भी बहुत बड़ा डीएनए है, पर मैं उसमें से सिर्फ उस पार्ट को दिखा रही हूं जिस पार्ट को तुम्हारा एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, पैलिंड्रोम। और वैसे ही तुम्हारा फॉरेन डीएनए भी भाई बहुत बड़ा है, पर मैं सिर्फ उस पार्ट को दिखा रही हूं जिसमें पैलिंड्रोम है, क्योंकि वो पैलिंड्रोम को कट करेगा, उसको बाकी स्ट्रैंड से मतलब नहीं है। पर हाँ, चलो वो मैं बाद में क्वेश्चन में पूछूंगी। एक बार मुझे थम्स अप दे दो कि अगर यहां तक समझ में आ गया, अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब इको R1 है तो कहां कट करेगा? इको R1 है तो कहां कट करेगा? क्या यहां कट करेगा? क्योंकि मैं इको R1 की मदद से कट करवा रही हूं ना बेटा, तो क्या यहां कट करेगा इको R1? यस और नो? मैंने कहा द वेक्टर डीएनए एंड द फॉरेन डीएनए नीड्स टू बी कट विद द सेम एंजाइम। वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए, फिर फॉरेन की स्पेलिंग गलत कर रही थी मैं। वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए needs to be cut using same restriction enzyme। क्यों भैया, क्यों सेम एंजाइम से कट करना है? अभी आप समझोगे, देखो क्या क्यों सेम एंजाइम से कट करना है। अब मेरे इस वेक्टर डीएनए को ऑब्जर्व करना, मैं इसका सिर्फ वो वाला हिस्सा बना रही हूं जो अभी मेरे काम का है। ठीक है,
मैं सिर्फ इसका वो वाला हिस्सा बना रही हूं जो मेरे काम का है, जो हमारे काम का नहीं है मैं उस वाले हिस्से को हटा दे रही हूं। ठीक है, समझना बेटा। यहां पे बच गया जी, यहां पे बच गया सी, टी टी ए ओवरहैंगिंग एंड, यहां 5 प्राइम, यहां 3 प्राइम, यहां 5 प्राइम, यहां कहीं होगा 3 प्राइम। और सेम मैं यहां पे क्या कौन सा पार्ट बना रही हूं बेटा, यहां पे मैं बना रही हूं ये वाला पार्ट। यहां पे हो गया जी, यहां हो गया सी, टी टी ए, ये हो गया आपका 3 प्राइम, ये हो गया आपका 5 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, यहां हो गया 3 प्राइम ओवरहैंगिंग। मुझे बताओ, वेरी गुड सोहिल, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड दिलकश, वेरी गुड अंकित, फैजान, बिल्कुल सही आंसर। हाउ विल दे ज्वाइन, अभी मैं बता रही हूं हाउ विल दे ज्वाइन। आप मुझे बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या, क्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी। एमआर सर का टेक्स्ट आया है। ओके सर, मैं क्लास में ही हूं, विल इन्फॉर्म सर। आपकी फिजिक्स की क्लास है बेटा 6 बजे से, ठीक है ना? आपकी फिजिक्स की क्लास है 6 बजे से, तो 6 बजे से क्लास के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना? हाँ, अब बेटा सुनिए मेरी बात। अच्छा सुनिए मेरी बात, सुनिए। लास्ट है बेटा, ये लास्ट है ये, ठीक है ना? बेटा आप मुझे बताओ, मैंने यहां से ना क्या किया, इसे उड़ा दिया। आप इसे बनाना मत अभी। मैजिक पेन का नहीं, मैजिक पेन कौन सा होता है इसमें से यार? इसमें से मैजिक पेन कौन सा है जो गायब हो जाता है? ये है क्या? क्या है, कौन सा है मैजिक पेन? जल्दी बताओ, ये है क्या मैजिक पेन? ये कोई मैजिक पेन नहीं है। क्या पता है तुझे मनीष, क्या पता है? जल्दी बताओ। बेटा सुनो अभी मेरी बात, तुम क्या करते हो ना बेटा, ऐसे स्ट्रैंड क्यों प्रोड्यूस करते हो, ताकि अभी देखो मैंने यहां से ये वाली चीज और ये वाली चीज को गायब कर दिया है, ये और ये को मैंने यहां से गायब कर दिया है, और यहां पे मैंने किसको गायब किया है, यहां मैंने इसको और इसको गायब कर दिया है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, मेरे को बताओ कौन सा है? फिफ्थ वाला, लास्ट, थर्ड, फिफ्थ, कोई बात नहीं, अभी यहां पे समझो। अच्छा उसको छोड़ो, चलो मैं बना लूंगी। आप मेरे को यस या नो में आंसर दो जल्दी जल्दी। एमआर सर की क्लास से भैया तुम्हें लगातार क्लास करनी पड़ेगी, फिर आओ। हाँ देखो सुनो मेरी बात, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने यहां इस स्ट्रैंड में से इसको अलग करके फेंक दिया और यहां मैंने इसको बेटा अलग करके फेंक दिया, क्योंकि मुझे इससे काम नहीं है। हो सकता है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस साइड वाले डीएनए में था ही नहीं ना बेटा, वेक्टर नहीं, ये फॉरेन डीएनए में हो सकता है मेरा इस साइड में जो जीन था उसमें मेरा डीएनए था ही नहीं ना। मैंने क्या किया, इधर से इधर कट करके इस वाले पार्ट को उड़ा के फेंक दिया और यहां मैंने इसको उठा के बेटा फेंक दिया। और ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आ रहा है। सेम एंजाइम से कट करने का मतलब यह होता है कि सेम टाइप का स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो। अगर सेम टाइप का स्टिकी एंड होगा, क्या तुम देख पा रहे हो, इसकी ओवरहैंगिंग एंड इसकी ओवरहैंगिंग एंड से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है बच्चों। अगर तुम अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते, इसको किसी और से कट कराते, इसको किसी और से कट कराते, तो इनके स्टिकी एंड्स भी अलग अलग होते, फिर दोनों को जोड़ते कैसे? फॉरेन डीएनए को अपने वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने के लिए दोनों के बीच में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग भी तो होनी चाहिए, और वो बॉन्डिंग तभी बनेगी जब एक तरीके के स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो। एक तरीके के स्टिकी एंड तभी प्रोड्यूस हो सकते हैं जब एक जैसे एंजाइम्स का इस्तेमाल करो। यस, बढ़िया कंसेप्ट, थोड़ा पेशेंस के साथ में सुना करो, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं यार, ठीक है? पर नहीं, कुछ बच्चों की वजह से ना बाकी बच्चों को भी डांट पड़ जाती है ओवरऑल। तो यहां पे बस सेम टाइप के स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए, कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू प्रोड्यूस सिमिलर स्टिकी एंड्स।
सिमिलर स्टिकी एंड्स, एक तरीके के स्टिकी एंड्स होने चाहिए। और अब ये बेटा कॉम्प्लीमेंट कर जाएगी, बस अब इसे जोड़ लो और देखो क्या बढ़िया रिकॉम्बिनेंट दिखेगा तुम्हें। यहां देखो कितना सुंदर रंग दिख रहा है बेटा, इसीलिए अलग अलग कलर से बनाया था। वेट नहीं करते हो पेशेंस के साथ, अभी तो बेटा तुमने सीखना स्टार्ट किया है भाई, अभी तो कितनी सारी चीजें पढ़ोगे इस चैप्टर में यार। कोई कह रहा है भगा दो एकदम, कोई कह रहा है धीरे पढ़ाओ, कोई कह रहा है पढ़ाओ ही मत, पता नहीं क्यों आते हो। दिख गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बस जुड़ गया बेटा। और जोड़ने के लिए क्या काम आया, इन दोनों के बीच में ये जो तुमने बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी ना इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री, तो डीएनए लाइगेजेस जिसे मॉलिक्यूलर ग्लू बोला था, फैसिलिटेट कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स को तुमने इसकी मदद से जोड़ दिया, दैट्स ऑल। क्या समझ आया? यस एवरीवन, वॉज इट इजी? आरडीएनए। अब देखो अगली क्लास में जब हम रिवाइज करेंगे ना बेटा, तो हम इसी को क्या करेंगे, एनसीईआरटी से रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी तो एक बार और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग में यहीं पे छोड़ के जा रही हूं। हाँ, जैसे लॉक एंड की टाइप का दिख रहा है ना। देखो क्वेश्चंस तो मैं लेके आई थी बेटा, लेकिन अब क्योंकि आपकी भी बैक टू बैक क्लास है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है। एक काम करते हैं, आज एक नई चीज करते हैं। एनसीईआरटी कैटलिस्ट के 5 क्वेश्चंस में लेके आई हूं, स्लाइड्स में ही अटैच रखूंगी। आप कहना इज इट फाइन विद यू? तो मैं डिलीट नहीं करती हूँ क्वेश्चंस को, मैं क्या करती हूँ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दे देती हूँ। अगले दिन आऊंगी तो डिस्कस करूंगी। वैसे भी वो इस टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, वो आपके आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हिस्ट्री ऑफ जो रिकॉम्बिनेंट पहले 2 लेक्चर्स में जो हुआ है ना बेटा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, एनसीईआरटी कैटलिस्ट के। आप खुद करके आना, आपको खुद भी करने का टाइम मिल जाएगा। जब मैं क्लास में आऊंगी तो डिस्कस कर लूंगी, और आपके अभी फिजिक्स की क्लास भी है बैक टू बैक, तो आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है ना। चलेगा? ऑल गुड बेटा। पढ़ने वाले बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी क्लास में अब ना एंड आते आते इतनी स्पैमिंग होती है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज दीज आर गुड टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स है। तो अगर ज्यादा स्पैमिंग दिखती है ना बेटा, कमेंट ज्यादा ऐसे दिखते हैं, तो हमें लगता है कि या तो आपको सच में समझ नहीं आ रहा है या तो सच में डिफिकल्ट है। तुम हो तो बेवकूफ, लेकिन बेटा इतने बेवकूफ नहीं थे जितने तुम कमेंट्स में करते हो, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के जा रही हूं। अगले दिन हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा तुम भी पढ़ के आना। और एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस में क्या करती हूं ना बेटा, होमवर्क में दे देती हूं, मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगी। इसकी चिंता मत करना कि डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे जरूर, बट खुद से अटेम्प्ट जरूर करना। देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी कैटलिस्ट, अटेम्प्ट, एंड नेक्स्ट क्लास द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज डिस्कस दिस, ठीक है ना। यस, अगली क्लास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर वी विल डू। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए अच्छी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अब अगले थर्सडे को मिलेंगे। अब काफी लंबा ब्रेक, 1 हफ्ते का ब्रेक, और फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में। आज सॉन्ग सुनाने का बेटा क्या बोलते हैं, सॉन्ग मेरे पास कुछ है नहीं। अगली क्लास में आज तुम लोगों ने बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की, बहुत गंदी गंदी मतलब बातें की तुम लोगों ने, ठीक है। चलो अब अगली क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं कोई मोटिवेशनल गाना अच्छा सा आप लोगों के लिए सोच के आऊंगी, और फिर एक मोटिवेशनल गाना आप लोगों के लिए गाऊंगी। तब तक आप बेटा पढ़ाई कीजिए, अगले लेक्चर की तैयारी कीजिए, और ब्रेक को अच्छे से बेटा एंजॉय कीजिए, ठीक है। और दुखी मत होइए बेटा, गाना आपको सुनाएंगे। गाना कहाँ मैम जा रही है, कहाँ भाग के, बेटा मैम यही है आप लोगों के पास, ठीक है।
चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे तरीके से डॉक्टर बन जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।